आज हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के 5वें नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन खास करके सब्जेक्टिव के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, यानी कि जो 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, वह इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, इस पूरे वीडियो को कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक प्रश्न का जवाब आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में अच्छे तरीके से याद हो जाए, ताकि यदि इस चैप्टर से संबंधित परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका जवाब आप लोग बेझिझक दे सकें और आपका एक एक जवाब सही हो। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले का जो 4 चैप्टर है, यदि इसका वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि इसके पहले का भी जो 4 चैप्टर है वह भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 5वां नंबर चैप्टर, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के बारे में तो पिछले चैप्टर में हम आपको विस्तार रूप से समझा चुके हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। और उसके बाद है चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि चुंबक क्या होता है, क्योंकि जब तक हम लोग चुंबक के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हमको यह नहीं पता चलेगा कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, या फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसको कहते हैं। इसलिए चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चुंबक क्या होता है। और चुंबक क्या होता है, यह वाला प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछा भी जाता है, यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न में यह पूछा भी जाता है परीक्षा में कि चुंबक क्या होता है। तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, काफी सिंपल परिभाषा है कि वैसा पदार्थ जिसमें लोहा, इस्पात, क्वार्ट्ज और निकेल जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रहता हो, उसे ही चुंबक कहते हैं, या फिर वह चुंबक कहलाता है। तो बस सिंपल सा परिभाषा है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि चुंबक हम लोग वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें लोहा, इस्पात, क्वार्ट्ज और निकेल जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रहता हो, या फिर अपनी ओर खींचने का गुण मौजूद रहता हो, उसे ही हम लोग चुंबक कहते हैं। और जो यूनानवासी होते हैं वह चुंबक को एक काला पत्थर समझते हैं। कि यहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि यूनानवासियों के अनुसार चुंबक काला पत्थर है, जो कि लोहे का एक काला अयस्क होता है। यानी कि जो यूनानवासी होते हैं वह यह समझते हैं कि चुंबक एक काला पत्थर होता है, जो कि लोहे का एक काला अयस्क होता है, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। Fe3O4 कहने का मतलब मैग्नेटाइट। आप लोग जानते हैं कि मैग्नेटाइट लोहे का एक अयस्क होता है, और यदि वह अयस्क काला हो तो उसको यूनानवासी चुंबक समझते हैं। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि चुंबक क्या है, तो आपको यह नहीं लिखना है, बल्कि ऊपर वाला इतना आपको लिखना पड़ेगा कि वैसे पदार्थ को हम लोग चुंबक कहते हैं जिसमें लोहा, इस्पात, क्वार्ट्ज और निकेल जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की गुण रहता हो, या फिर अपनी ओर खींचता हो, उसे ही हम लोग चुंबक कहते हैं। तो चुंबक के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यहां पर आप लोग समझिएगा कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जैसे मान लिया जाए कि यह चुंबक है, ठीक है, यहां पर जो है फिगर आप लोग देख रहे हैं, यह चुंबक है। तो इसमें 2 ध्रुव रहते हैं, यह उत्तरी ध्रुव होता है और यह दक्षिणी ध्रुव होता है। यानी कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ध्यान रखिएगा, मान लिया जाए कि यह चुंबक है अगर, तो इधर N होगा और इधर S होगा। N कहने का मतलब कि नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, और इधर S कहने का मतलब साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको समझाया गया है, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा।
कह रहा है कि दो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण की क्रिया होती है और दो असमान ध्रुवों में आकर्षण की क्रिया होती है। जैसा कि हम आपको विद्युत धारा में भी बताए थे कि यदि प्लस प्लस रहे तो वहां पर प्रतिकर्षण होगा और यदि प्लस और माइनस रहे तो वहां पर आकर्षण होगा। यानी कि अगर सेम रहे तो प्रतिकर्षण होगा और यदि डिफरेंट रहे तो आकर्षण होगा। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे अगर नॉर्थ नॉर्थ रहे या फिर साउथ साउथ रहे तो वहां पर प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण कहने का मतलब होता है कि दूर हट जाना। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, यहां पर आप लोग इस चीज को ध्यान से समझिए। यहां पर हम आपको समझाते हैं। जैसे दो चुंबक ले लिए हम, ठीक है, यहां पर एक चुंबक हो गया और यहां पर एक चुंबक हो गया। इधर इसका N हो गया, इधर इसका S हो गया और इस चुंबक का इधर N हो गया और इधर S हो गया। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझिए, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। यदि इस प्रकार से रहेगा कि एक S रहेगा और एक N रहेगा, यानी कि एक दक्षिणी ध्रुव और यदि एक उत्तरी ध्रुव को हम लोग पास मिलाएंगे तो यह दोनों आपस में सट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यह दोनों आपस में यहां पर सट जाएगा, यानी कि यह इधर से सट जाएगा और यह इधर से सट जाएगा। लेकिन वहीं हम लोग अगर एक समान ध्रुव की बात करें, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर दो चुंबक हम लोग लिए, ठीक है, इसका N इधर है और इसका N इधर है और इसका S इधर है और इसका S इधर है, यानी कि दोनों एक समान सिरों को यदि हम लोग एक जगह पर लाएंगे तो यह दूर हटेगा। यानी कि जो यह वाला चुंबक है यह इधर की तरफ खिसक जाएगा और जो यह वाला चुंबक है यह इधर की तरफ खिसक जाएगा। और इसी चीज को यहां पर लिखा गया है कि दो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, यानी कि दो समान ध्रुव जो होते हैं वह दूर हट जाते हैं और दो असमान ध्रुव होते हैं वह नजदीक आते हैं, यानी कि उनमें खिंचाव होता है, उनमें आकर्षण की क्रिया होती है। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और दो असमान ध्रुवों में हमेशा आकर्षण होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि चुंबक का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि चुंबक का सबसे छोटा जो कण होता है वह डोमेन कहलाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, चुंबक का सबसे छोटा कण डोमेन कहलाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है और यह आपके परीक्षा के लिए भी VVI क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि कोई चुंबक जितना दूर तक अपना प्रभाव दिखाता है उसके क्षेत्र को ही चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि कोई भी चुंबक है उसका प्रभाव जितना ज्यादा दूर तक है तो जहां तक भी उसका प्रभाव है वैसे क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर हम लोग एक चुंबक ले लिए, ठीक है, यहां पर हमारा यह चुंबक हो गया और एक हम लोग यहां पर लोहे का कील ले लेते हैं। यह मान लिया जाए कि लोहे का एक कील है, ठीक है। तो एक चुंबक और एक लोहे का कील हम लोग ले लिए और जैसे जैसे हम लोग चुंबक को इधर करेंगे और लोहे के कील को इधर करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि लोहा का कील जैसे ही यहां पर आएगा तो चुंबक इसको फट से अपने तरफ खींच लेता है और अपने में साट लेता है। यानी कि यहां तक जो चुंबक का क्षेत्र है वह कार्य कर रहा है। यहां तक जैसे ही हम लोग लोहे के कील को ला रहे हैं यहां के बाद से अपने आप यह खींच ले रहा है और चुंबक में जाकर के सट जा रहा है। तो जहां पर लाने के बाद यह अपने से खिंचा जा रहा है, अपने से सट जा रहा है, वहां तक के क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। अब आप लोग चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि कोई चुंबक जितना दूर तक अपना प्रभाव दिखाता है, क्योंकि अभी हम आपको बताए कि जहां तक उसका प्रभाव रहेगा वहां से कील को अपने तरफ खींच लेगा। कील कहने का मतलब कांटी, हम लोहे के कांटी के एग्जांपल लेकर के आपको बता रहे हैं। तो जहां तक चुंबक का प्रभाव रहेगा तो जैसे ही लोहा का कांटी उसके पास में लाएंगे वह लोहे के कांटी को अपने में साट लेगा। कभी आप लोग इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट भी जरूर किए होंगे। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई चुंबक जितना दूर तक अपना प्रभाव दिखाता है उसके क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। यह वाला भी लघु तरीके के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो चलिए समझते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यह एक प्रकार का काल्पनिक रेखा होता है। काल्पनिक रेखा कहने का मतलब कि सिर्फ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यह एक रेखा है, वास्तविक में हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं, बस इमेजिन कर सकते हैं। और जिस चीज को भी इमेजिन किया जाता है उसे हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। तो यह एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है जो कि इलेक्ट्रॉन का बना हुआ माना गया है, यानी कि सिर्फ ऐसा माना जाता है कि यह इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक है कि वास्तविक है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि काल्पनिक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि यह एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है जो कि इलेक्ट्रॉन का बना हुआ माना गया है। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होते हैं जो चुंबक के बाहर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं तथा चुंबक के अंदर में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं। ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। जैसे आप लोग यहां पर ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि चुंबक के बाहर में उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर एक चुंबक लिया गया है, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, यह एक चुंबक है जिसमें एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि चुंबक के बाहर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं, यानी कि यदि हम लोग चुंबक के बाहर की बात करें तो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि चुंबक के बाहर बाहर जा रहा है। लेकिन अगर चुंबक के अंदर की बात करें तो अंदर में उल्टा होता है, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर आता है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा, चुंबक के अंदर इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं और यह हमेशा काल्पनिक होता है। तो इसी चीज को यहां पर लिखा गया है कि यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि इलेक्ट्रॉन का बना हुआ माना गया है। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होते हैं जो चुंबक के बाहर में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर में दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं। बस आप लोग सीधे उल्टा ध्यान रखिएगा। यदि बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है, तो अंदर में कैसे जाएगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं यहां पर बहुत सारे चुंबकीय बल रेखाएं साउथ की तरफ प्रवेश कर रही है और नॉर्थ की तरफ से बाहर निकल रही है। तो यह अंदर से गुजर रहे हैं और जो ऐसे जा रहे हैं यह बाहर से गुजर रहे हैं। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। यह हमेशा काल्पनिक होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं विद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा दीर्घोत्तरीय में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबक पर प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा चुंबक पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है, इसी के बारे में हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा चुंबक पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। और इस चीज को सिद्ध करने के लिए हमारे एक महान वैज्ञानिक ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग को भी हम लोग यहां पर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, उसके बाद हम लोग उस प्रयोग को भी देखेंगे। तो कह रहा है कि जब चुंबक पर विद्युत धारा अपना प्रभाव दिखाता है तो उसे हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि चुंबक पर विद्युत धारा जब अपना प्रभाव दिखाएगा तो उसे ही हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। और इसके बारे में ऑस्टेड साहब ने, देखिए अभी हम आपको नाम बता रहे थे ऑस्टेड, तो ध्यान रखिएगा। ऑस्टेड साहब ने 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किए जिनमें उन्होंने एक चालक तार के नजदीक में एक चुंबकीय सुई को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चालक तार के नजदीक में चुंबकीय सुई लाने से क्या होगा। तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ऑस्टेड साहब ने इसी फिगर की तरह एक प्रयोग किए थे, यानी कि इस प्रकार से एक चालक तार ले लिए। चालक तार कहने का मतलब कि वैसा तार जिससे विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सके। तो इस प्रकार से एक चालक तार ले लिए और उसके नजदीक में एक चुंबकीय सुई को रख दिए। चुंबकीय सुई इसलिए रखा जाता है कि चुंबकीय सुई का एक गुण होता है कि जब वह चालक तार के नजदीक आता है तो वह विचलित होना शुरू हो जाता है, यानी कि हिलना डुलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए चुंबकीय सुई को उसके नजदीक में ला करके रख दिए, चालक तार के नजदीक में रख दिए, ताकि अगर हम लोग इस चालक में विद्युत प्रवाहित करें और यदि यह चुंबकीय सुई विचलित हो जाए तो इससे हम लोग को यह पता चल जाएगा कि विद्युत धारा चुंबक पर अपना प्रभाव दिखाता है। और यदि विचलित नहीं हो
तो इससे भी यह स्पष्ट हो जाएगा कि विद्युत धारा चुंबक पर अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर चित्र बना देना है और इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करके दिखा देना है। एक चालक तार को यहां पर दिखा देना है और बगल में बस चुंबकीय सुई एक रख देना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। यह हमारा पहला नंबर फिगर है और यह दूसरा नंबर फिगर है। तो चलिए हम लोग इस चीज को किस प्रकार से लिखेंगे आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि पहले चित्र में यह दर्शाया गया है कि जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो चुंबकीय सुई प्रभावित नहीं हो रहा है। यहां पर आप लोग देखिए, जो पहला नंबर फिगर है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो यह चुंबकीय सुई जो है यह सीधा है। आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए। लेकिन दूसरा नंबर फिगर में क्या है कि जैसे ही हम लोग इस चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो यह जो चुंबकीय सुई यह सीधा था, यह हल्का सा टेढ़ा हो गया है, हल्का सा विचलित हो गया है। तो इस बात से क्या स्पष्ट होता है अभी आपको पता चल जाएगा, ध्यान से आप लोग समझिए। तो इसी चीज को कह रहा है कि पहले चित्र में यह दर्शाया गया है कि जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो चुंबकीय सुई प्रभावित नहीं होती है, लेकिन दूसरे चित्र में जब विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है तो चुंबकीय सुई प्रभावित हो जाती है। अतः इस प्रयोग से यह पता चलता है कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है। तो आप लोग अब समझ गए कि किस प्रकार से हम लोग सिद्ध करेंगे कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है कि नहीं डालती है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग ऑस्टेट के प्रयोग को यहां पर देखें, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो जब यह वाला प्रश्न पूछा जाएगा आपके परीक्षा में तो हमेशा दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा, यानी कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो यदि यह वाला प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको यह दिखाना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि जब चुंबक पर विद्युत धारा अपना प्रभाव दिखाता है तो हम लोग उसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसके बारे में ऑस्टेट साहब ने 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक चालक तार के नजदीक एक चुंबकीय सुई को रखा और चुंबकीय सुई को इस प्रकार चित्रानुसार सजा दिया। यहां पर 2 चित्र आपको बना देना है और पहले चित्र के बारे में यह दर्शा देना है कि जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो चुंबकीय सुई प्रभावित नहीं होता है, लेकिन दूसरे चित्र में जब विद्युत धारा का प्रवाह कराया गया तो चुंबकीय सुई प्रभावित हो जाता है। अतः इस प्रयोग से यह पता चलता है कि विद्युत धारा चुंबक पर प्रभाव डालती है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहां पर लघु तरीय में भी इससे प्रश्न पूछा जाता है और लघु तरीय में प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑस्टेट के प्रयोगों को लिखें, या फिर पूछा जाएगा कि चुंबक पर विद्युतीय प्रभाव के सिद्धांतों को लिखें। दोनों प्रश्न अगर कोई भी पूछा जाए तो इसका जवाब सिंपल होगा। या तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्टेट के प्रयोगों को लिखें, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि चुंबक पर विद्युतीय प्रभाव के सिद्धांत को लिखें। तो इसका जवाब बस हम लोग 5 लाइन में दे देंगे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो इसके इर्द गिर्द में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता तब तक चुंबकीय सुई हमारा प्रभावित नहीं होता। जब चुंबकीय सुई हमारा प्रभावित हो गया, इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि जैसे ही हम लोग चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास में यानी कि उसके इर्द गिर्द में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यह चुंबकीय क्षेत्र पास में रखे चुंबक को प्रभावित करता है और इसे ही चुंबक पर विद्युतीय प्रभाव का सिद्धांत कहते हैं, या फिर इसे ही हम लोग ऑस्टेट का प्रयोग कहते हैं। तो लघु तरीय में भी यह वाला प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा 2 नंबर का पूछा जाएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है। यह वाला प्रश्न तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम और फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, यहाँ पर 2 नियम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और 2 में से एक प्रश्न हमेशा पूछ दिया जाता है। या तो आपसे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम पूछा जाए या फिर फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। तो अभी हम लोग यहाँ पर मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम समझेंगे और बाद में हम लोग फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के बारे में भी जान लेंगे। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को स्क्रू का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। या तो आपसे पूछ दिया जाए कि स्क्रू का नियम क्या है या फिर मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है, तो दोनों का जवाब एक ही होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस नियम को समझते हैं। कह रहा है कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार जब किसी चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को संकेत करे, यानी कि यहां पर फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि एक चालक तार को मुट्ठी में इस प्रकार से पकड़ा गया है कि जो अंगूठा है वह चालक तार की दिशा को दिखा रहा है। दिशा कहने का मतलब कि जो चालक तार है वह इधर की तरफ जा रहा है। किधर की तरफ? तो जिधर हमारा अंगूठा है उधर की तरफ।
और यदि अंगूठा धारा की दिशा को संकेत कर रहा है तो जो बाकी 4 अंगुली हो गया वो वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बतलाता है। यानी कि आप लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि बाकी जो हमारा अंगुली है वह मुड़ा हुआ है, यानी कि वह गोल आकार में घूम रहा है, और यह जो बाकी जो अंगुली हमारा मुड़ा हुआ है यह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बतला रहा है, और इसी को कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ध्यान रखिएगा आप लोग, अंगूठा क्या दिखा रहा है तो धारा की दिशा को दिखा रहा है, और बाकी जो 4 अंगुली है वह क्या दिखा रहा है तो वह चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा दिखा रहा है। बस सिंपल सा लॉजिक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अंगूठा धारा की दिशा और जो बाकी 4 अंगुली हो गया वह चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा को दिखा रहा है, और इसी को कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। और यह वाला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार जब किसी चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को संकेत करे तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा को बतलाता हो। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। यानी कि सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखाएं, इसको भी हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से समझेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि इस प्रयोग को दर्शाने के लिए एक वर्गाकार गत्ते में सीधा चालक तार व्यवस्थित करते हैं, जैसा कि नीचे के चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर आप लोग को समझाते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक सीधा चालक तार है, देख रहे हैं आप लोग, सीधा चालक तार है, और यहाँ पर कोई भी एक गत्ता ले लिया गया है जो कि वर्गाकार है। किसी भी चीज का गत्ता हो सकता है जो कि अचालक पदार्थ रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस पर कुछ लोहे का बुरादा डाला गया है, ठीक है। इधर जो गोल गोल आप लोग देख रहे हैं यह लोहे का बुरादा है, और जैसे ही हम लोग इस चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे और इस गत्ते को हल्का हल्का सा हिलाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि यह जो जितने सारे भी लोहे का बुरादा है यह गोल गोल आकार में अपने से व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है। गोल गोल आकार में, ठीक है, अपने से व्यवस्थित हो जाता है। और इससे क्या पता चलता है अभी आपको पता चल जाएगा। नीचे देखिए, कह रहा है कि जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो गत्ते के ऊपर समकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा प्राप्त होती है। यानी कि यह जो गोल गोल हमें लोहे का कण जो मिला, यानी कि जो लोहे का कण था वह गोल गोल हो गया। इससे क्या पता चला कि जैसे ही हम लोग किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे यह पता चलता है कि इसके ऊपर समकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल लग रहा है। यानी कि जब हम लोग सीधी चालक तार के बीच में कोई गत्ता लगा देंगे और गत्ते पर हम लोग लोहे का बुरादा डाल देंगे, तो जब यह लोहे का जो बुरादा है वह गोल गोल रूप में अपने से व्यवस्थित हो जाएगा, तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस गत्ते के ऊपर समकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा हमें प्राप्त हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सीधी तार की चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। काफी सिंपल सा प्रयोग है, एक सीधा तार ले लेना है, एक गत्ता ले लेना है, इस पर थोड़ा सा लोहे के बुरादा को दिखा देना है जो कि गोल गोल आकार में अपने से व्यवस्थित है, और इससे हमें यह पता चल जाएगा कि जब परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो गत्ते के ऊपर समकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा प्राप्त होती है। यानी कि इस प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि समकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखा की दिशा कैसी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिनालिका क्या है। क्वेश्चन बैंक में आप लोग देखिएगा कि परिनालिका क्या है, यह वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि परिनालिका क्या है। ध्यान रखिएगा कि जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है तो ऐसी व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मान लिया जाए कि यह कोई कुचालक पदार्थ है और कुचालक पदार्थ के ऊपर तार की कुंडली लपेट दी जाए, इस पर हम लोग तार का कुंडली लपेट देंगे इस प्रकार से। तो यदि हम लोग इस प्रकार से इस पर तार की कुंडली लपेट देंगे तो इसी व्यवस्था को क्या कहेंगे, परिनालिका कहेंगे। अब परिनालिका का उपयोग कैसे हम लोग करते हैं, कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप लोग बस इतना ही समझिए कि परिनालिका क्या है। तो इसका सिंपल सा जवाब होगा कि जब किसी
अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है तो ऐसे व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझ रहे हैं। यह मान लिया जाए कि कोई अचालक पदार्थ है, यानी कि ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत आसानी से आर पार नहीं होता है, और इस पर हम लोग देख रहे हैं कि तार की कुंडली लपेट दिया गया है, और ऐसे व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? परिनालिका कहा जाता है। और चलिए अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत चुंबक क्या है, और यहां पर परिनालिका का उपयोग आपका समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत चुंबक क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि जब परिनालिका के अंदर में नरम लोहे की छड़ को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो वह चुंबक के जैसा कार्य करता है। जैसे आप लोग ध्यान से समझिए, यह जो परिनालिका है इसके अंदर में हम लोग यदि नरम लोहे का छड़ इस प्रकार से आर पार कर देंगे और यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह चुंबक के जैसा कार्य करेगा। जैसे यह वाला छड़ जो अंदर से हम लोग प्रवाहित किए, यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? चुंबक की तरह कार्य करना शुरू कर देगा। इसी चीज को यहां पर लिखा हुआ है कि जब परिनालिका के अंदर में नरम लोहे के छड़ को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो वह चुंबक के जैसा कार्य करता है, और इस प्रकार के चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहा जाता है। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि विद्युत चुंबक क्या है, क्योंकि जितने सारे भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है कि विद्युत चुंबक क्या है, तो आपको यही जवाब देना है कि जब परिनालिका के अंदर में, परिनालिका के बारे में तो अभी हम आपको बता दिए, तो जब परिनालिका के अंदर में नरम लोहे के छड़ को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो वह चुंबक के जैसा कार्य करता है, और इस प्रकार के चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहा जाता है, और यह अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक कहने का मतलब कि जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब तक ही यह चुंबक के जैसा कार्य करेगा। जैसे ही हम लोग विद्युत धारा का कनेक्शन काटेंगे यह चुंबक के जैसा कार्य करना खत्म कर देगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक कहते हैं। यानी कि यह चुंबक है लेकिन अस्थायी है, यानी कि अस्थायी नहीं है, लेकिन आकर्षण का गुण बहुत ज्यादा होता है। जब तक यह इसमें चुंबक का गुण रहेगा इसमें आकर्षण का गुण बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यह अस्थायी चुंबक नहीं है बल्कि अस्थायी चुंबक है, लेकिन इसमें आकर्षण का गुण बहुत ज्यादा होता है। यानी कि यह लोहे इस्पात को अपनी ओर बहुत तेजी के साथ खींचता है, बहुत बलपूर्वक खींचता है। जब नरम लोहे के छड़ के जगह पर इस्पात का प्रयोग किया जाए तो यह अस्थायी चुंबक होता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जब परिनालिका में नरम लोहे का छड़ डालेंगे तो यह अस्थायी चुंबक बनता है, लेकिन नरम लोहे के छड़ के जगह यदि हम लोग इस्पात का छड़ डाल दें तो यह फिर अस्थायी चुंबक बन जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर विद्युत चुंबक क्या है इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जब परिनालिका के अंदर में नरम लोहे के छड़ को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो वह चुंबक के जैसा कार्य करता है, और इस प्रकार के चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहा जाता है। यह अस्थायी चुंबक होता है लेकिन आकर्षण का गुण बहुत ज्यादा होता है। जब नरम लोहे के छड़ की जगह इस्पात का प्रयोग किया जाएगा तो वह अस्थायी चुंबक बन जाएगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि विद्युत चुंबक का उपयोग को लिखें। यानी कि विद्युत चुंबक का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने के लिए क्रेन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो क्रेन में जो सबसे आगे जो हुक लगा होता है वह विद्युत चुंबक का ही बना होता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, लोहे के भारी टुकड़ों को उठाने के लिए क्रेन का उपयोग किया जाता है, सबसे पहला उपयोग। दूसरा, विद्युत घंटी में आप लोग अपने स्कूल में कभी कभी विद्युत घंटी देखे होंगे। विद्युत घंटी क्या कार्य करता है? जैसे आप लोगों के स्कूल में घंटी बजता है, पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, तो विद्युत घंटी क्या करता है कि ऑटोमेटिक घंटी बजाता है। वहां पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसा होता है। तो विद्युतीय घंटी में भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद माइक्रोफोन में जो हमारा आवाज खींचता है उसको माइक्रोफोन बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो माइक्रोफोन में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। टेलीफोन के रिसीवर में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। टेलीविजन में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है, और लाउड स्पीकर में भी विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि विद्युत चुंबक का उपयोग कहां कहां पर होता है तो 5-6 उपयोग बड़े आराम से लिख लेंगे कि विद्युत घंटी में, माइक्रोफोन में, टेलीफोन के रिसीवर में, टेलीविजन में और फिर लाउड स्पीकर में। तो यहां तक तो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब चलिए यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखें, और यह वाला प्रश्न भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है
कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर होता है। तो बस सिंपल तरीके से हम लोग जिस प्रकार से अंतर लिखते हैं, एक तरफ विद्युत चुंबक और दूसरे तरफ अस्थायी चुंबक लिख देंगे। विद्युत चुंबक की तरफ लिखेंगे कि यह अस्थायी चुंबक होता है। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि जब तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब तक ही उसमें चुंबक का गुण रहेगा। जैसे ही विद्युत धारा का कनेक्शन कटा, उसमें से भी चुंबक का गुण खत्म हो गया, इसलिए यह अस्थायी चुंबक होता है। लेकिन जो अस्थायी चुंबक है वह तो अस्थायी चुंबक ही रहेगा। इसलिए विद्युत चुंबक की तरफ लिखेंगे कि यह अस्थायी चुंबक होता है, लेकिन यह अस्थायी चुंबक होता है। दूसरा, इसकी शक्ति ज्यादा होती है। जो विद्युत चुंबक होता है इसमें ज्यादा आकर्षण करने का गुण होता है, इसलिए इसमें शक्ति ज्यादा होता है, लेकिन अस्थायी चुंबक में शक्ति कम होता है। तीसरा, इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अभी हम आपको बता रहे थे परिनालिका के बारे में कि अचालक पदार्थ पर तार को लपेट दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा तार लपेटा जाएगा उतना ही ज्यादा इसमें चुंबक का गुण होगा। आप लोग कभी कभी पंखा बनवाने के लिए दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं कि कॉइल जर गया है, और जब वह कॉइल लगाने लगता है तो आप लोग बोलते होंगे कि कॉइल कम मत दीजिएगा, कॉइल पूरा दीजिएगा ताकि पंखा स्पीड में घूमे। यानी कि जितना ज्यादा कॉइल रहेगा उसमें ज्यादा ताकत होगा। इसलिए यहां पर कहा गया है कि इसका शक्ति जो है वह फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा तार का फेरा रहेगा उतना ज्यादा इसका शक्ति बढ़ जाएगा, लेकिन इसका शक्ति निश्चित होता है क्योंकि यह अस्थायी चुंबक है, इसमें तो कोई फेरा से लेना देना है नहीं, इसलिए इसका शक्ति जो होता है वह निश्चित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, और यदि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखने के लिए आ जाए तो अब आप लोग बहुत ही ज्यादा आराम से लिख लेंगे। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबक विद्युत धारा पर प्रभाव डालता है, इस प्रयोग को दर्शाइए, या फिर एम्पियर के प्रयोग को लिखें। ध्यान रखिएगा, यह वाला प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि एम्पियर के प्रयोग को लिखें या फिर चुंबक विद्युत धारा पर कैसा प्रभाव डालता है, इस प्रयोग को लिखना है। तो यह वाला प्रश्न का उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि यह वाला प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, इसलिए इसका जवाब हम आपको अगले वीडियो में देंगे। यानी कि इसके आगे जितने सारे भी शेष प्रश्न बच गए हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आप लोगों को काफी ज्यादा मस्त लगा होगा, जबरदस्त तरीके से आप लोग क्लास किए होंगे, एक एक बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा कि हाँ सर हमें ये डाउट है। लेकिन अगर कोई डाउट ना रहा हो, अगर एक एक चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके और बिहार बोर्ड के परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें और इस टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जुड़ सकें। तो अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।